ठीक है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर स्टार्ट करते हैं। इसको आज पूरा ख़त्म कर देंगे। 3 क्लासेस लग चुकी हैं इसे करने में और आई वाज़ ट्राइंग कि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है लास्ट 2 क्लासेस से तो वो मुझे बता सकते हैं। है किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो न्यूक्लियोफिलिक होगा और वो बायोमोलिकुलर होगा। सब्स्टिट्यूशन तुम्हें पता ही है वो क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब रिप्लेसमेंट किसका होगा, एक न्यूक्लियोफाइल का होगा। और बायोमोलिकुलर मतलब रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है, टू, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। बायोमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल मिलके एक रिएक्शन करेंगे। अब जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसे एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। तो इस रिएक्शन के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या है, पहली चीज़ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है लेकिन इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टू, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर मैं इसका रेट लॉ लिखना चाहूँगा, रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट है विच इज इक्वल्स टू के, यहाँ पे आएगा हमारा लीविंग ग्रुप और यहाँ पे आएगा अटैकिंग ग्रुप। तो जो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर क्या होता है किसी भी रिएक्शन में, रेट लॉ में अगर एक रिएक्टेंट ए है उसके ऊपर एक्स है और रिएक्टेंट बी है उसके ऊपर वाई है तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ऑर्डर क्या होगा, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 है, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट लीविंग ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करेगा और रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अटैकिंग ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूँगा तो मैं ये लिखूँगा कि रेट इज डिपेंडेंट ऑन, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा एंड एक करेगा अटैकिंग ग्रुप पे। तो यहाँ पे मैं इसको हटा के लीविंग ग्रुप की जगह सबस्ट्रेट कर देता हूँ। कुछ बुक्स में तुम्हें लीविंग और अटैकिंग ग्रुप दिखेगा, कुछ केसेस में तुम्हें सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग ग्रुप दिखेगा। तो लीविंग ग्रुप मैंने क्यों हटाया उसका एक रीज़न है, तो रीज़न देख लेते हैं क्या है। ये इसका रीज़न है कि सबस्ट्रेट जो होता है उसके पास दो पार्ट होता है, एक तो कार्बन स्केलेटन और दूसरा होता है लीविंग। तो कार्बन स्केलेटन मतलब वो किस तरीके का है, कार्बन स्केलेटन के मतलब यहाँ पे हिंड्रेंस आएगी, वो हो सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, किस तरीके की कार्बन है जो लिविंग ग्रुप के साथ अटैच्ड है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, किसका आता है, स्टेरिक हिंड्रेंस का। कितना स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो कल हम लोगों ने लिविंग ग्रुप देखा था, कल हम लोगों ने अटैकिंग ग्रुप देखा था। तो उनके ऊपर हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर से आगे लेके जाते हैं। तो मैंने बोला कि रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट एंड यहाँ पे मैं फिर से लिख सकता हूँ, रेट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अटैकिंग ग्रुप। यहाँ पे अटैकिंग ग्रुप क्या है, अटैकिंग ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल। और सबस्ट्रेट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है और कैसे अटैकिंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है, कल मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए थे।
फिर से मैं कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ और उसको मैं रिवाइज कराता हूँ। तो CH3Cl है, इसका अगर मैं सबस्ट्रेट की मैं बात कर रहा हूँ तो पहले सबस्ट्रेट में दो पार्ट आते हैं, एक तो उसका कार्बन स्केलेटन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किस तरीके की कार्बन है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पे आ जाएगी, और दूसरा लीविंग ग्रुप आएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं लीविंग ग्रुप के ऊपर। तो इस पे मैंने OH नेगेटिव अटैक कराया तो बन गया प्रोडक्ट CH3OH प्लस Cl नेगेटिव। इस ये जो रिएक्शन है इसका जो रेट है, इसका मैं रेट लिख देता हूँ 2 मिनट्स, ठीक है, मतलब 2 मिनट रिएक्शन लेती है कंप्लीट होने में, ठीक है। दूसरा लेते हैं CH3Br और एक है CH3I। इसको करते हैं तो ये बन जाता है CH3OH और ये भी बन जाएगा CH3OH प्लस यहाँ पे क्या आएगा Br नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा I नेगेटिव आयोडाइड। यहाँ पे जो रेट है वो रेट है 1 मिनट और यहाँ का जो रेट है वो है 30 सेकेंड। तो इस केस में से ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और मैंने अलग अलग हैलाइड्स लेके देखे, ठीक है। इसमें से अटैकिंग ग्रुप क्या है, लीविंग ग्रुप क्या है, उसको देख लेते हैं। पहली चीज, ये जो इधर वाले सारे हैं ये सब हैं सबस्ट्रेट, और ये जो OH नेगेटिव है ये क्या है हमारा अटैकिंग ग्रुप, क्योंकि ये अटैक कर रहा है। और क्या निकल के गया है, I Br एंड Cl, ये क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है। तो ये I Br एंड Cl जो एटम्स हैं ये है लिविंग ग्रुप। ये क्लियर हो गया हमें, ठीक है। तो सबस्ट्रेट में दो पार्ट हैं, एक तो ये जो कार्बन का जो चीज लगा हुआ है ये, ठीक है, ये सब सेम है, तो अभी तो मैंने उसको सेम ले लिया। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिया मैंने, ठीक है, ये तीनों अलग कर दिए। तो यहाँ पे जो रेट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब ये आधा हो गया रेट, ठीक है, मतलब डबल, मतलब जो रिएक्शन 2 मिनट में हो रही थी अब वो 1 मिनट में हो रही है, तो मतलब रिएक्शन का टाइम आधा हो गया। फिर 1 मिनट से 30 सेकेंड रिएक्शन का टाइम फिर से आधा हो गया, मतलब 2 मिनट और 30 सेकेंड का करेंगे तो 1/4 टाइम दिख रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। और काफ़ी हद तक कब चेंज हो रहा है, जब हम लोग देख रहे हैं कि मैंने क्लोरीन को ब्रोमीन से चेंज किया है और ब्रोमीन को आयोडीन से चेंज किया। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो कि लिविंग ग्रुप्स हैं, अगर मैं इनको चेंज कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है। इसका क्लियरली मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन लिविंग ग्रुप। तो वो लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये हमें क्लियरली यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, पूरा हमें साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है वाई, क्यों रेट ऐसे दिख रहा है। तो ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसको हम लोग दूसरे पेज पे फिर से देखते हैं। कार्बन एक छोटा सा एटम है और उसके साथ एक Cl लगा हुआ है जो कि थोड़ा बड़ा है, इतना बड़ा। कार्बन जो कि सेम एटम है वो किसके साथ अटैच्ड है, ब्रोमीन के साथ अटैच्ड है, जो एक काफ़ी बड़ा एटम है। कार्बन जिसका सेम ही साइज रहेगा, थोड़ा छोटा हो गया, वो किसके साथ अटैच्ड है, वो एक और भी बड़े एटम के साथ अटैच्ड है। और ये हमारा क्या है, आयोडीन। जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है
फ्रॉम सेंटर। कहाँ से होगी? सेंटर से। ठीक है, तो मतलब कार्बन के सेंटर से, कार्बन के एकदम सेंटर से क्लोरीन के एकदम सेंटर तक ये डिस्टेंस जो होता है, ये क्या होता है? बॉन्ड डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ की बात करूँ, तो बॉन्ड लेंथ क्या है? सी सी आर की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, सी बी आर की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, और सी आई की जो बॉन्ड लेंथ है वो और भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आई का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर आई का साइज़ बड़ा होगा तो इसके सेंटर से हमें लेके जाना, तो ये इसका सेंटर तो सब में सेम है, लेकिन आई के सेंटर पे अगर हम लोग लेके जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि आई का साइज़ ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से सी और आई का जो बॉन्ड लेंथ है वो काफ़ी बड़ा है। उसके बाद अगर हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो बॉन्ड अगर छोटा होगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड अगर बड़ा होगा तो कंपैरेटिवली वीक होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर केस आता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, एक बड़ी लकड़ी तुम लोगे और दो हाथ से तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो आराम से टूट जाती है। और वही एक छोटी सी स्टिक लोगे और उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या है? सी आई बॉन्ड जो है वो वीकेस्ट है, सी आर बॉन्ड उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड सी सी एल बॉन्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये जो बॉन्ड है ये वीकेस्ट है और ये बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। इतना हम लोगों को क्लियर हो गया। तो सबसे आसान कौन सा होगा बॉन्ड तोड़ना? सी आई बॉन्ड। तो सी आई का जो बॉन्ड होता है वो जल्दी टूट जाता है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि आई इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। आई क्या है? एक ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप है? क्योंकि वो वहाँ से आराम से निकल जाएगा। थोड़ी सी भी एनर्जी तुम उसे प्रोवाइड करोगे वो निकलना पसंद करेगा, वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, सो आई इज अ बेटर लिविंग ग्रुप ड्यू टू लार्ज बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ क्या है? काफ़ी हद तक ज़्यादा है, जिसकी वजह से आई क्या हो जाता है? एक ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं लिविंग ग्रुप की बात करूँ तो लिविंग ग्रुप कौन सबसे अच्छा होता है? आयोडाइड सबसे अच्छा होता है। तो आयोडाइड एक ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड। ठीक है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड क्या होगा? हद से ज़्यादा छोटा होगा, जिसकी वजह से वो टूट जाएगा। टूटेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और बहुत छोटा बॉन्ड है, जिसकी वजह से वो नहीं टूटता। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने लिविंग ग्रुप का देख लिया कि जो SN2 है उसका जो रेट है इज डिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो ये हमें काफ़ी हद तक क्लियर हो। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं अटैकिंग ग्रुप का। तो फिर से ही रिएक्शन लेता हूँ मैं, CH3Cl है, मैं सब जगह सेम ही ले लेता हूँ, और हम लोग अटैकिंग ग्रुप क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो पहले मैंने लिया OH नेगेटिव, फिर मैंने लिया CH3O नेगेटिव, और फिर मैं टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड ले लिया। ठीक है? ये बन गया CH3OH, CH3O, CH3 एंड CH3O। यहाँ पे अगर मैं रेट की बात करूँ तो ये जो रिएक्शन है रेट ऑफ कंप्लीशन लिखेंगे इसको।
मतलब कितनी देर में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो इसको मैं अगर 5 मिनट लिखता हूँ तो इसको लगते हैं 3 मिनट और इसको लगते हैं 30 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, अटैकिंग ग्रुप के ऊपर। तो हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन अटैक। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें दिख रहा है कि अगर मैं अटैकिंग ग्रुप चेंज कर दूं, बाकी सब कुछ मैंने सेम रखा है, सिर्फ क्या चेंज किया है, अटैकिंग ग्रुप चेंज किया है, कार्बन का स्केलेटन सेम है और Cl यहाँ पे भी क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो जो लीविंग ग्रुप है वो सेम है, कार्बन सेम है, और बस यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल चेंज हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल चेंज होने के बाद जो रेट ऑफ कंप्लीशन है वो काफी हद तक चेंज हो रहा है। ठीक है, 5 मिनट, 3 मिनट एंड 30 सेकेंड। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, वो अटैकिंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है, किस तरीके की रिएक्शन, फॉर SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर। तो अगर SN2 रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो उसको किस पे डिपेंड कर रहा है, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, क्या, अटैकिंग ग्रुप और लीविंग ग्रुप के ऊपर। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। तो अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे जो OH नेगेटिव है उसका जो रेट था वो काफ़ी कम था, CH3O नेगेटिव का रेट ज़्यादा था एंड टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का जो रेट था वो हाईएस्ट था। रेट ऑफ कंप्लीशन ट्रेंड। तो ये हमें एक ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड क्या बता रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो अटैकिंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। अगर अटैकिंग ग्रुप चेंज होगा तो रिएक्शन का रेट भी चेंज हो जाएगा। ये तो हमें क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई रेट फॉर ऑल these nucleophile is different। तो इन सारे न्यूक्लियोफाइल का जो रेट है वो डिफरेंट क्यों है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा क्या है इन न्यूक्लियोफाइल में कि वो डिफरेंट है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, सारे सिमिलर है। तो इसमें क्या हम लोग लगाएंगे, इसमें हम लोग लगाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने तुम्हें बताया था कि न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि कितना नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज दो चीज़ों से पता चल सकता है, एक तो उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, +3 चार्ज, प्लस सॉरी -3 चार्ज है तो वो जल्दी अटैक करेगा, देन -2, देन -1, देन न्यूट्रल। ठीक है, तो ये फैक्ट है कि जिसके पास जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी जल्दी वो अटैक करने चला जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिपेंड करेगी कि कितने ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे सबके पास -1 है, और अगर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से देखें तो हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, और हाइड्रोजन ने क्या कर दिया, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज कर दिया। तो जिसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब CH3 की बात करेंगे तो CH3 क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 एटम है। इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ। तो ये तीनों हाइड्रोजन किसको दे रहे हैं, इस कार्बन को दे रहे हैं, और ये कार्बन क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम दे रहा है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मिलके प्लस एक कार्बन मिलके O नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 CH3, एक CH3 जितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे 3 CH3 मिलके प्लस एक कार्बन मिलके उसको और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन on third butoxide has much higher has much higher electron density. Oxygen on third butoxide has much higher electron density. Therefore, it is more nucleophilic and basic. इस वजह से ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी होगा और ज़्यादा बेसिक भी होगा। तो जो ट्रेंड है वो क्या बढ़ेगा, ये ज़्यादा है और ये ज़्यादा है किसका, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का। तो आई गेस कि थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल कैसे इफेक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे हमारा अटैकिंग ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि जो SN2 रिएक्शन होती है, जो SN2 रिएक्शन होती है इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग ग्रुप। तो अटैकिंग ग्रुप की स्ट्रेंथ पे ये काफी हद तक डिपेंड करती है। तो ये चीज हम लोगों की क्लियर होगी। अब जो तीसरा पॉइंट आता है कार्बन स्केलेटन, या फिर मैं इसको बोलूँ स्टेरिक हिंड्रेंस। सो नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस पे SN2 रिएक्शन कैसे काम करती है। ये मैं पहले भी बता ही चुका हूँ, तो ये क्विकली हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस में मैं 3 चीज़ें लेता हूँ। मैंने लिया CH3Cl, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, OH नेगेटिव, और ये बन गया OH इसका जो रेट है, जो रेट मैं इसको लिखूंगा तो मैं लिख देता हूँ, इसका जो रेट है वो है 5 मिनट। इस रिएक्शन को होने के लिए कितना टाइम लगता है, 5 मिनट इस रिएक्शन को होने में लग जाता है। फिर जब यहाँ पे ये है मिथाइल ग्रुप और इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे अब मैंने इथाइल ग्रुप ले लिया है और इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, OH नेगेटिव बम्बार्ड कर रहा हूँ। ये बन जाएगा OHCCH3। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि मैं OH को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ और बाकी जो ग्रुप है उसको मैं राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये इन्वर्जन होता है, मतलब कार्बन जैसी होती है वो उल्टी हो जाती है जब SN1 और SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टी हो जाती है। कब हो जाती है, जब SN2 रिएक्शन होती है, ठीक है। मैं भी बताऊंगा इसका कैसे हो जाती है, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि OH क्या होता है, पीछे से अटैक करता है और Cl आगे से चला जाता है। तो OH पीछे लग जाता है, Cl आगे चला गया, तो ये कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो चेंज हो जाते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो वो बात थी जो मैंने पहले भी रिएक्शन में दिखा चुकी, इसको मैं डिटेल में अभी थोड़ी देर में फिर से करूँगा। जब मैंने ये लगाया तो ये जो रिएक्शन है इसको होने में लग गए 10 मिनट। फिर मैंने जगह है थोड़ा ऊपर बुलाता हूँ।
दो हाइड्रोजन जब मैंने इसमें अटैच किए तो OH तो लग गया वापस, लेकिन इस रिएक्शन को होने के लिए जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 20 मिनट्स। तो पहली चीज़ है कि वो पीछे से अटैक करता है दोनों साइड से, और मैं थोड़ा इसको ग्रुप्स को बड़ा कर पूरा बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस की बात कर रहे हैं। अब हमें पता चल रहा है कि जो SN1 रिएक्शन है उसका जो रेट हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। देखो, लीविंग ग्रुप Lg, जो लीविंग ग्रुप है वो सेम है, सबके लिए सेम है, सबके लिए Cl है। अटैकिंग ग्रुप सबके लिए OH नेगेटिव है। तो जब लीविंग ग्रुप सेम है, अटैकिंग ग्रुप सेम है, उसके बाद भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज हो रहा है, और वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, काफ़ी हद तक उसको चेंज किया जा रहा है। तो अगर वो काफ़ी हद तक रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स कि जो SN1 रिएक्शन है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है। अगर वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड कर रही है तो हमें क्या दिख रहा है, तो OH नेगेटिव क्या कर रहा है, यहाँ से बैक साइड से अटैक करेगा। तो हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा will always attack from बैक साइड, वो हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड टूटेगा एक साथ, और ये कब पॉसिबल होगा, जब बैक साइड से अटैक हो सकता है। ठीक है, तो ये Cl है और यहाँ पे OH नेगेटिव है। तो OH नेगेटिव कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, तो ज़्यादा फैसाइल होगा, रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा आराम से हो सकता है, बॉन्ड भी बन जाएगा और बॉन्ड टूट भी जाएगा। अब ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये जो कार्बन है उसके पास क्या है, पी लोब है, जो पी ऑर्बिटल है वहाँ से वो रिएक्शन कर रहा है। तो पी जो ऑर्बिटल होता है उसकी शेप ऐसी होती है, ठीक है। तो अगर वो यहाँ से बॉन्ड बनाता है तो वो यहाँ से बॉन्ड क्या करेगा, तोड़ देगा। क्लियर। तो एक जगह से वो बॉन्ड बना रहा है और दूसरी जगह से वो बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। दूसरी चीज कि OH कभी भी आगे से नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और Cl भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। दोनों के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हद तक है, इसके पास 3 लोन पेयर है। तो 3 लोन के पेयर है तो लोन पेयर के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के पास आना प्रेफर नहीं करता है। तो दो रीजन हो गए। पहला चीज कि जो पी ऑर्बिटल है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होता है, तो बॉन्ड यहाँ से आराम से बन जाता है और यहाँ से आराम से टूट जाता है, इस तरीके का होता है। तो अगर ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो इसके साथ बॉन्ड तोड़ देगा। दूसरी चीज कि न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से नहीं आएगा, कि फ्रंट से एक हिंड्रेंस है। कौन सी हिंड्रेंस है, रिपल्शन की फीलिंग है यहाँ पे। OH नेगेटिव अगर वो यहाँ से आएगा तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल है जिनके पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो OH जैसे ही यहाँ से आना प्रेफर करेगा, ये Cl उसको भगा देगा, रिपेल कर देगा। ठीक है, सो दिस इज द केस कि जो अटैक होता है वो हमेशा पीछे से होता है। तो तुमसे कोई भी पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है, बाय न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड। तो इसके दो आंसर होंगे। पहला आंसर क्या है, फ्रॉम बैक साइड बॉन्ड मेकिंग, BM लिख रहा हूँ, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज इजियर, काफी आसान हो जाता है। ठीक है। दूसरा रीजन क्या है कि न्यूक्लियोफाइल कांट अप्रोच फ्रॉम फ्रंट साइड, वो फ्रंट साइड से अप्रोच नहीं कर सकता ड्यू टू रिपल्शन। किस वजह से, रिपल्शन की वजह से, फ्रॉम लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप की रिपल्शन की वजह से वो फ्रंट साइड से नहीं
तो ये आई गेस कि क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सब चीज़ें सेम है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस जो कार्बन का जो स्केलेटन है वो चेंज हुआ है। कार्बन के स्केलेटन के चेंज होने पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन किसके लिए, फॉर SN2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कार्बन स्केलेटन। तो वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कार्बन स्केलेटन के ऊपर डिपेंड करता है। कार्बन स्केलेटन का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस पे वो डिपेंड करता है। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ, चलो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। अब स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो काफ़ी छोटे हैं और OH क्या कर सकता है, यहाँ से आके इनके इस कार्बन को अप्रोच कर सकता है। OH क्या करेगा, यहाँ से आएगा, साइड में से आके इस कार्बन को अप्रोच कर लेगा, वहाँ से बॉन्ड बनाएगा और Cl का बॉन्ड तोड़ेगा। इधर क्या है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो वो इधर से तो आ ही नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, दूसरी साइड से आएगा और वो यहाँ से आके अप्रोच करेगा कार्बन को। इस वाले केस में क्या है, दो बड़े, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा बल्की ग्रुप है, जो बल्की ग्रुप है वो उसे जगह नहीं दे रहा कि वो कार्बन को अप्रोच कर पाए। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक मतलब आसपास का जो माहौल है, और उसमें क्या है, हिंड्रेंस है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, तो वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बैरियर है एक तरीके का, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाएगा, कार्बन के पास नहीं पहुंच पाएगा, और वो अगर कार्बन के पास नहीं पहुंच पाएगा तो वो कार्बन के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा, बन ही नहीं सकता। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है, तीसरा आई वुड से कि तीसरा केस में क्या है कि दोनों साइड पे क्या है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस अब क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से वो एक साइड जहाँ पे हाइड्रोजन लगा है वहाँ से आके कार्बन को अप्रोच कर सकता है। लेकिन अगर मैं टर्शरी कार्बन ले लूँ, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि किस तरीके का कार्बन है। तो ये है मिथाइल, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये हो गई प्राइमरी कार्बन, मतलब इस कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, और ये हो गई सेकेंडरी कार्बन। तो हमें दिख रहा है कि सेकेंडरी कार्बन के लिए जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो ज़्यादा है, OH को ज़्यादा तकलीफ होगी कार्बन के पास पहुंचने में। तो OH क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएगा कार्बन को ढूंढने में कि कौन से रास्ते से वो जा सके। तो जिस रास्ते से वो जाएगा उस रास्ते में पहुंचने पे टाइम लग रहा है। OH क्या है, उसको बहुत कम स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रहा है, तो वो कहीं से भी जाएगा कार्बन को अप्रोच कर पाएगा। और प्राइमरी में क्या है कि उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं कार्बन के पास पहुंचने के। ठीक है, तो उसको भी क्या मिलेगा, रास्ता आसानी से मिल जाएगा। सो दैट मीन्स कि जो OH कैसे कार्बन को अप्रोच करेगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि फॉर SN2 रिएक्शन, ठीक है, SN2 रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है कि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कार्बन स्केलेटन पे, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस पे, जिसका मतलब है कि जो मिथाइल जो कार्बन है, मिथाइल हैलाइड है, जो मिथाइल है वो सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा। उसके बाद प्राइमरी कार्बन करेगी, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन करेगी, और लास्ट में कौन करेगी, टर्शियरी कार्बन। तो टर्शियरी कार्बन सबसे लेट रिएक्शन करेगी, और आई वुड से कि टर्शियरी कार्बन अगर तुम्हारे पास है तो उसमें रिएक्शन होना ही नहीं है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो पहली चीज होगी स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरी चीज है कि लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप में क्या मतलब है कि अगर आयोडाइड होगा तो ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होगा, ब्रोमाइड होगा तो उससे थोड़ा कम रिएक्शन होगा, क्लोराइड होगा तो कम होगा, और फ्लोराइड होगा तो ऑलमोस्ट रिएक्शन SN1 सॉरी SN2 हो ही नहीं पाएगा। थर्ड केस है न्यूक्लियोफाइल और अटैकिंग ग्रुप। तो
अटैकिंग ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो अटैकिंग ग्रुप सबसे स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा, देन इथॉक्साइड, देन मिथॉक्साइड, देन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जैसे CH3 है, CH2 है, O नेगेटिव है, और CH3 O नेगेटिव है, तो इसमें क्या है, चार एटम्स ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे CH2 तो कर रहा है, उसके बाद CH3 भी कर रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारे पास मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हें मुझे बताना है कि किसका सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। एक क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करना। एक ये क्वेश्चन है, ये तो हो गया अटैकिंग ग्रुप का। हाँ, और अगर मेरे पास कुछ अटैकिंग ग्रुप है, जैसे मेरे पास है एक ये अटैकिंग ग्रुप है और नेगेटिव, एक मेरे पास अटैकिंग ग्रुप है ये वाला, एक मेरे पास अटैकिंग ग्रुप है ये वाला, और एक अटैकिंग ग्रुप है ये वाला। इनमें से बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो इन क्वेश्चंस को देखना, समझना और करने की कोशिश करना। कल इसको हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग वापस आ जाते हैं ओवरऑल SN2 रिएक्शन पे। तो ओवरऑल SN2 रिएक्शन मैंने बताई थी कि CH3 है और यहाँ पे Cl है, और वो कौन अटैक कर रहा है, OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो जो OH नेगेटिव होता है वो कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, और Cl क्या होगा, बाहर जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होती है वो सिंगल स्टेप होती है, हमें पता ही है। क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी यहाँ पे, और इसको हम लोग डॉटेड लाइन से, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये हो गई ट्रांजिशन स्टेट, और इसके बाद ऑटोमेटिकली ये निकल जाता है क्या बनाने के लिए, हाइड्रोजन 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 इधर आ जाएंगे, और ये हो जाएगा OH। ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव साथ में रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ें पता लग रही हैं। क्या लग रही है कि फर्स्ट इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जाती है। ये देखो, ये जो है ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, तो पहले ये हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, और उसके बाद ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये दो स्टेप नहीं है, ये स्टेप एक ही स्टेप है। तो साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग हो रहा है। उसको मैंने दो पार्ट्स में तोड़ के दिखाया है ताकि तुम्हें ट्रांजिशन स्टेट में दिखा सकूं। ठीक है, तो ये हमेशा रिएक्शन क्या होती है, एक ही स्टेप की होती है। इट कंटेन्स, इट हैज वन ट्रांजिशन स्टेट, और क्या होता है इसमें, एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, साथ ही में
यहाँ पे क्या होता है, भूल गया क्या बोलना था मुझे। ये जो रिएक्शन, हाँ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा क्या है यहाँ पे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो पहली चीज, जब भी किसी भी चीज को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये तुम्हें चीज याद रखनी है। ट्रांजिशन स्टेट होने के बाद जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो प्रोडक्ट नहीं होता, तो अगर वो प्रोडक्ट नहीं है और वो इंटरमीडिएट नहीं है तो वो रिएक्शन का स्टेप में नहीं आता। तो ये क्या है, इट इज नॉट अ स्टेप, ये कोई स्टेप नहीं है, ये बस रिएक्शन का बीच का पार्ट है। ठीक है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहली चीज हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि ट्रांजिशन स्टेट डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो रियलिटी में तो ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बस हम लोग ऐसे बना देते हैं कि ऐसे गया होगा, क्योंकि हमें पता है OH यहाँ पे लगता है, तो हमें पता है कि OH इधर आ रहा है, कार्बन के तीनों हाइड्रोजन उल्टे हो गए हैं, जिसका मतलब क्या है कि OH ने पीछे से अटैक करा होगा। OH ने अगर पीछे से अटैक किया है तो बॉन्ड बन भी रहा होगा, बॉन्ड टूट भी रहा होगा। तो इसको हम लोग, ये क्या है, बॉन्ड मेकिंग, एंड ये क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग साथ में होता है, इसलिए इसे कंसर्टेड भी बोला जाता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म भी होता है। ठीक, मतलब दोनों चीजें साथ में एक साथ ही हो जाती है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये सारी चीजें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक नया चीज आया है विच इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाना। तो तुम्हें दिख रहा है कि कार्बन के जो हाइड्रोजन थे वो दोनों लेफ्ट साइड पे थे तीनों, और अब वो कहाँ आ गए हैं, राइट साइड पे। जो लिविंग ग्रुप राइट साइड पे था, अब मतलब जो न्यूक्लियोफाइल राइट साइड पे था, अब वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड पे आ गया। तो ये जो कार्बन है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गई, उल्टी हो गई। अब ये पूरा क्या हो गया, उल्टा हो गया। समझ में आया? तो उल्टा होने को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी तुम प्रोडक्ट लिखोगे किसके लिए, SN2 के लिए, ये SN2 रिएक्शन है, तो SN2 जब भी तुम लिखोगे n स्मॉल 2 उसमें क्या होगा, हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे तो तीनों हाइड्रोजन दिए है, मतलब तुम्हें याद होगा कि R एंड S नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने किया था, कैसे R और S नॉमेनक्लेचर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो अगर ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है तो प्रोडक्ट में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S में, मतलब उल्टी होगी कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये S है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा R में। अब यहाँ पे तो तीनों हाइड्रोजन है तो ये नहीं है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये हो गया ड्यूट्रियम और ये हो गया ट्रिटियम। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ट्रिटियम, ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन तीनों एसिड है। अब ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन हो गई, और इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, एकदम अपोजिट सी हो जाएगी। प्रीटी सिंपल, बहुत सिंपल है। तो तुम्हें ये याद रखना है कि अगर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में अगर प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है और रिएक्शन किस तरीके की है, SN2 है, तो अगर वो कायरल है, कायरल का मतलब क्या है कि कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तो इसके ऊपर 4 ग्रुप है, ट्रिटियम, ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, चारों अलग है, तो मतलब ये कायरल है। और अगर ये कायरल है तो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन S है तो वो प्रोडक्ट R होगा, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है तो वो S होगा। तो तुम रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, जो भी होगी उसकी तुम उल्टी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बना दोगे। तुम्हें बनाना नहीं है, तुम्हें पता ही है कि OH क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा, तो तुम उल्टा बनाओगे। ये अगर S है तो वो ऑटोमेटिकली R में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये S है या R है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर क्या है, क्लोरीन का है, तो इसे मैं दूंगा 1। काम करते हैं इसको, ये हो गया पीछे की साइड पे और ये हो गया फ्रंट की साइड पे हमारी तरफ। इसी तरीके से ये भी क्या होगा, फ्रंट की साइड पे होगा, ये होगा बैक की साइड पे। ठीक है, तो 1 क्लोरीन को मिल गया। ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर, ड्यूट्रियम का, हाइड्रोजन का, सबका एक ही होता है। तो अब हम लोग किसको चेक करेंगे, एटॉमिक मास। तो इसका 3 होता है, तो इसको मैं दूंगा 2 और इसको मैं दूंगा 3। तो अब मैं 1 2 3 ऐसे घुमाऊंगा तो ये क्या आ रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज मतलब s कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इन सब में से सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर इसका है, इसको क्या मिल गया 2 और इसको क्या मिल गया 3। अब इसको मैं घुमा रहा हूँ तो ये क्या बन गया s। तो r कॉन्फ़िगरेशन थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी, s कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है r में। क्या कर दिया मैंने, ये r है, हाँ, s कॉन्फ़िगरेशन किस में कन्वर्ट हो गई है r में, तो मतलब ये क्या हो गया है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीज़ हमेशा याद रखने की SN2 में हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता ही होता है, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि SN1 रिएक्शन किस में जल्दी होगी, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि किस में जल्दी होगी। तो मेरे पास ये है, तो ये क्या है टर्शरी कार्बन है, टर्शरी, और ये क्या है प्राइमरी है। और हमें पता है क्या होता है प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का और फिर टर्शरी का, और उससे पहले मिथाइल का। तो प्राइमरी का ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा किसका होगा, मिथाइल का होगा, तो इसका क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएंगे। मैं ज़रा तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ। ये SN2 रिएक्शन दिखा रखी है, दिख रहा होगा। OH यहाँ से अटैक कर रहा है और Cl यहाँ से बाहर निकल रहा है, बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक डायग्रामेटिकली भी दिखा रखा है, O क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और फिर ये बड़ा वाला जो ये निकल जाएगा। ये तुम्हें दिखा रखा है न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट यहाँ पे अटैक कर सकता है मिथाइल पे, इथाइल पे करने के लिए उसको हिंड्रेंस हो रही है। आइसोप्रोपाइल है, दो मिथाइल बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप हैं तो उस पर अटैक कर सकता है। और इस पे क्या है तीन एल्काइल ग्रुप है तो इस पे अटैक करने का क्या होगा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इनको मैं ठीक है, इसका ना एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लोगे तो ये यहाँ पे रहेगा, स्क्रीनशॉट लेके इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेना और कल मैं इससे पूछूंगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल 10.6 और एग्जाम्पल 10.7, दोनों इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आई गेस बहुत ही सिंपल है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और या फिर मैं इसका रुको स्क्रीनशॉट यहाँ पे चिपका देता हूँ, यही मैं लगा रहा हूँ स्क्रीनशॉट और ये PDF में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, एक तो उस पेज पे होगा और एक ये क्वेश्चन हो गया। इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, एग्जाम्पल है ऑब्वियसली तुम्हें आंसर्स तो मिल ही जाएंगे, स्क्रीनशॉट अगर ले लिया तो ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो यही दो क्वेश्चंस करना और इसको कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पे हम लोगों ने SN1 कंप्लीट हो गया हमारा, SN2 कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे SN1 रिएक्शन।